गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सभी मैम? हम सब बहुत बढ़िया हैं जी। आप बताइए आप कैसे हो जी? हम भी एकदम बढ़िया है। चलिए अब हम करते हैं अपना रूल नंबर 43। मैम आपका पैन ठीक हो गया? जी हाँ, पैन फिलहाल ठीक हो गया है, अभी वर्क कर रहा है। इसकी मैंने कल सर्विस करा ली है। चलिए अब हम करते हैं रूल नंबर 43। Manner of determination of input tax credit in respect of capital goods removal and thereof in certain cases। हम रूल नंबर 43 कर रहे थे। तो रूल नंबर 43 में मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई कैपिटल गुड्स होते हैं तो उन कैपिटल गुड्स पर जो भी हम परचेज के टाइम पर इनपुट टैक्स देके आते हैं उस इनपुट टैक्स का हमको क्रेडिट मिलता है। बट उन वाले कैपिटल गुड्स को अगर हम बिजनेस में कॉमन यूज के लिए यूज कर रहे होते हैं तो हमारे आईटीसी के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं और हमको सिर्फ उतना ही टुकड़ा मिलता है जो हमारे बिजनेस के लिए यूज हो रहा होता है, जो हमारे टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है। बट इन केस ऑफ कैपिटल गुड्स जो हमारे नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रहा होता है कॉमन यूज में, उसका भी टुकड़ा हमको मिल जाता है एज अ आईटीसी। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जब अपना रूल नंबर 43 के यूज 3 का यूज करके जब अपना क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो सबसे पहले जितना 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 टुकड़ा एक्सक्लूसिवली पर्पस के लिए यूज हो रहा हो उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर देखो, इसी फॉर्मेट में आपको आंसर सॉल्व करना होगा जिस फॉर्मेट में मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है मैम, बात समझ आ गई। तो जो टुकड़ा आपका एक्सक्लूसिवली यूज्ड हो रहा हो फॉर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए उसको क्या करोगे, आप हटा दोगे। जो टुकड़ा आपका एक्सक्लूसिवली यूज हो रहा हो एग्जाम्प्ट पर्पस के लिए उसको भी आप क्या करोगे, हटा दोगे। या फिर जिसका क्रेडिट कैसा हो, ब्लॉक हो, उसको भी आप हटा दोगे। ठीक है मैम, समझ आ गई। क्योंकि उनका आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलना है, उनकी रिस्पेक्ट में आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलना है। ठीक है जी मैम, इसके बाद क्या करेंगे, फिर जो एक्सक्लूसिवली यूज्ड हो रहा होगा आपका टैक्सेबल सप्लाई के लिए, इंक्लूडेड जीरो रेटेड सप्लाई के लिए, उसका आपको फुल आईटीसी मिल जाएगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी मैम। यहाँ पर इनकी कोई मैथडोलॉजीज नहीं है, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है इनको याद रखने की। जी नहीं, यहाँ पर इतने पार्ट तक कोई भी इनकी टर्मिनोलॉजी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बात आती है, अभी तक हमने क्या किया, कॉमन 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 नहीं देखा, सिर्फ एक्सक्लूसिव वाला देखा। बट अब हम देखेंगे कॉमन यूज। कॉमन यूज कैसे हो रहा होगा, आपका कैपिटल गुड्स यूज हो रहा है टैक्सेबल और एग्जाम्प्टेड सप्लाईज के लिए, आपका कैपिटल गुड्स यूज हो रहा है बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए। तो इन कॉमन क्रेडिट को आपने ए से डिनोट कर लिया। या फिर पहले आपका कैपिटल गुड्स यूज हो रहा था नॉन बिजनेस के लिए बट आज के दिन ये यूज हो रहा है बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए, तो इसको भी हम ए से डिनोट करेंगे। लेकिन पहले ये जो आपका कैपिटल गुड्स था सिर्फ यूज हो रहा था एग्जाम्प्टेड के लिए बट आज यूज हो रहा है कॉमन के लिए। दैट मीन्स एग्जाम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों के लिए यूज हो रहा है। तो आज हम इसका क्या करेंगे, आज के दिन हम इसको ए से डिनोट करेंगे क्योंकि आज के दिन इसका कॉमन यूज हो रहा है। सिमिलरली अगर कोई कैपिटल मशीनरी कैपिटल गुड्स था जो कि पहले टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया जा रहा था बट आज के दिन ये टैक्सेबल एज वेल एज एग्जाम्प्टेड के लिए यूज किया जा रहा है, तो आज के दिन इसका यूज कैसा हो गया, कॉमन हो गया। तो आज के दिन हम इसको किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। सभी कॉमन 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 टुकड़ों को हमने ए से डिनोट कर दिया, फिर इन सभी ए को जोड़ दिया, जितने भी ए फॉर एप्पल्स थे इन सबको हमने एड ऑन कर दिया। तो फिर हमारे पास जो आया उसको हमने क्या बोला, कॉमन क्रेडिट, उसको बोला गया है कॉमन क्रेडिट। अब ये जो कॉमन क्रेडिट होता है ये कॉमन क्रेडिट के दो टुकड़े किए जाते हैं। एक टुकड़ा वो जहां पर एग्जाम सप्लाई के लिए यूज हो रहा होगा और टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज हो रहा होगा। एक टुकड़ा वो जहां पर बिजनेस के लिए यूज हो रहा होगा और नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रहा होगा। तो जो टुकड़ा बिजनेस और नॉन बिजनेस के लिए यूज हो रहा है वहां पर तो आपको पूरा आईटीसी मिल जाता है, कोई भी आपको उसमें टुकड़े टुकड़े करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन वो कैपिटल मशीन अगर यूज हो रही है एग्जेम्प्टेड एंड टैक्सेबल में तो वहां पर आपको एग्जेम्प्टेड का टुकड़ा रिवर्स करना होता है। ठीक है जी।
अब एग्जेम्प्टेड का टुकड़ा रिवर्स करने के लिए आप क्या करोगे, जो आपका कॉमन क्रेडिट आया था टीसी, उसको डिवाइड कर दोगे 60 मंथ से, क्योंकि आप सभी जानते हो जीएसटी लॉ में एक एसेट्स की जो लाइफ होती है वो होती है 5 ईयर, दैट मीन 60 मंथ्स। जब आपने कॉमन टुकड़े को कॉमन कौन सा वाला जिसमें सब कुछ कॉमन अभी आ रहा है, 60 से डिवाइड किया तो आपके पास एक मंथ का कॉमन आ गया। अब इस एक मंथ के कॉमन पे हम एग्जेम्प्टेड सप्लाई पर कितना यूज हुआ उसको निकाल लेंगे, एग्जेम्प्टेड वर्सेस टोटल टर्नओवर का रेशियो लगा के। तो 1 मंथ का जो भी आपका कॉमन क्रेडिट आया होगा उसको क्या बोलेंगे, टीएम। फिर आप क्या करोगे, इस टीएम पर रेशियो लगा दोगे एग्जेम्प्टेड वर्सेस टोटल टर्नओवर का। ई बोले तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एफ बोले तो टोटल टर्नओवर। ठीक है मैम, उसको क्या बोलते हैं हम, टीई। तो यानी कि ये जो निकल के आएगा उसको बोलेंगे टीई, और इतना टुकड़ा अब आपको हर महीने विद इंटरेस्ट रिवर्स करना होगा। मैम बट आपने ये टीआर क्यों लिखा, देखो टीएम सिर्फ एक महीने की एक मशीन का होगा। आप पे बहुत सारी मशीनें हैं, बहुत सारी मशीन्स हैं, या फिर कोई और नया क्रेडिट आ रहा है, कोई और नया क्रेडिट आता जा रहा है, तो हर किसी के टीएम का अगर मैं एग्रीगेशन कर दूंगी, हर किसी के टीएम का एग्रीगेशन कर दूंगी तो उसको टीआर बोला जाएगा। ठीक है मैम, इतने में तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखो यहाँ पर कुछ रेलिवेंट टर्म लिखी हुई है। टीआर का मतलब क्या होता है, एग्रीगेशन ऑफ टीएम। ई का मतलब क्या होता है, टर्न ओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई। एफ का मतलब क्या होता है, टर्न ओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जेम्प्ट सप्लाई। यहाँ पर दोनों आती है, टर्न ओवर ऑफ एग्जेम्प्ट सप्लाई प्लस टैक्सेबल सप्लाईज। टीई का मतलब क्या होता है, टी का मतलब होता है क्रेडिट विल रिवर्स एवरी मंथ बाय एडेड आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी विद इंटरेस्ट 18% पर annum। ये मैंने आपको बताया था कि टी जितना भी आपका निकल के आएगा उतना आपको एवरी मंथ रिवर्स करना होगा विद 18% इंटरेस्ट के साथ। नो ईयर एंड सेटलमेंट एंड रिकम्पिटेशन लाइक रूल नंबर 42 में मैंने आपको क्या सिखाया था कि हर महीने आप कंपटीशन कर रहे हो, हर महीने जीएसटी का रिवर्सल कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आपका साल खत्म होता है, साल खत्म होने के बाद जो भी सितंबर मंथ आता है, आप उस सितंबर के मंथ में वापस से रिकम्पिटेशन करते हो, रीसेटलमेंट करते हो। अगर आपका देना बनता है तो आप गवर्नमेंट को विद इंटरेस्ट देते हो, आपका लेना बनता है तो गवर्नमेंट आपको दे देती है वापस। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है रीसेटलमेंट रिकम्पिटेशन का। एवरी मंथ जो आप निकाल रहे हो यहाँ पर वही फाइनल माना जाएगा। ठीक है जी मैम, समझ आ गई बात। एग्जेम्प्ट सप्लाई का यहाँ पर वो मीनिंग है जो कि रूल नंबर 42 में हुआ करता था। तो रूल नंबर 42 के अकॉर्डिंग आप सबको पता है, हमने सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 3 में खूब वाइड करके मीनिंग सीखा था कि कौन कौन सी सप्लाईज होंगी जो हमारी एग्जाम सप्लाई का पार्ट बनेंगी और कौन कौन सी सप्लाई होंगी जो हमारी एग्जाम सप्लाई का पार्ट नहीं बनेंगी। एक बार जल्दी से मैसेज करो। ठीक है मैम, हम जल्दी से मैसेज करते हैं, आप बस बोलते रहिएगा और हम भी अपना मैसेज करते रहेंगे। मैम आपने बताया था जो टैक्स जो नील रेटेड होती है उसमें से 0 रेट हटा देंगे, और जो नॉन टैक्सेबल होती है वो पूरी की पूरी एग्जाम्प्ट मानी जाएगी, और जो होली एग्जाम्प्ट होती है उसमें से आप 2 सप्लाई हटा दोगे, एंट्री नंबर 27 एंड एंट्री नंबर 19B। 27 होता था कि जहाँ पर एक आप किसी को लोन दे रहे हो, डिपॉजिट दे रहे हो और आपको इंटरेस्ट और डिस्काउंट की इनकम हो रही है, और 19B होता था मैम कि जब आप अपने गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आप वेसल का यूज़ करके अपने गुड्स का एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो वेसल का जो ट्रांसपोर्टेशन का चार्ज होता है उसको हम एग्जाम सप्लाई नहीं मानेंगे, वो यहाँ से बाहर कर दी गई है और हम उसको टैक्सेबल मानेंगे। फिर आपने बताया था कि जो आरसीएम की सप्लाईज होंगी और जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन होंगी और जो लैंड एंड बिल्डिंग वाली ट्रांजैक्शन होंगी उन सबको हम एग्जाम सप्लाई मानेंगे। तो सेम मीनिंग यहाँ पर रहेगा जो हमने 42 के लिए पढ़ा था। फिर मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी लास्ट क्लास में कि जब आप एग्जाम सप्लाई निकालते हो या फिर आप टोटल टर्नओवर निकालते हो तो उस पर ये जो टैक्सेस होते हैं कौन से वाले, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी, वैट, इन वाले टैक्सेस को आपको इंक्लूड नहीं करना, और रूल नंबर 43 में भी आपको इनको इंक्लूड नहीं करना। मैम ये किस पर लगते थे वाले टैक्सेस, ये लास्ट क्लास में आपको बताया था 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे लग रहे थे क्योंकि उन पर जीएसटी नहीं लगता। और किस पर लगते हैं जी और लगता है आपका अल्कोहलिक लीकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। ठीक है जी मैम, बात समझ आ गई। और किस पर लगता है, और लगता है तंबाकू पर। नेक्स्ट,
इफ टर्नओवर ऑफ सेट पीरियड इज नॉट अवेलेबल द वैल्यू ऑफ लास्ट पीरियड शैल बी यूज। सेम बात लिखी है रूल नंबर 42 वाली कि यहाँ पर भी अगर आपको ई और एफ जिस पीरियड का कंपटीशन कर रहे हो उस पीरियड का अवेलेबल नहीं है तो उस पीरियड का टर्नओवर का रेशियो ले लो जिस पीरियड की टर्नओवर आपके पास है। ठीक है मैम, बात समझ हमको बिल्कुल बिल्कुल आ गई। फिर मैंने आपको बताया था कि जो एसेट्स होती हैं जीएसटी लॉ में उनकी लाइफ कितनी होती है 5 ईयर। यूजफुल लाइफ ऑफ कैपिटल गुड्स शैल बी टेकन एज 5 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। कीवर्ड्स मार्क कर लो, ये जो लिखा है ये कीवर्ड है फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। आप इनवॉइस की डेट से 5 साल काउंट करना। आप ये सब नहीं देखोगे किस दिन आपने ऑर्डर दिया, किस दिन आपने पेमेंट लिया, किस दिन आपके ऑफिस में आई, किस दिन से आपने उसको अपने बिजनेस में यूज किया। डजेंट मैटर, आपके लिए सब कुछ मैटर ही नहीं करता। आपको बस ये देखना है कि किस दिन की डेट इनवॉइस पर लिखी है और जो डेट इनवॉइस पर लिखी है उससे 5 साल के अंदर अंदर आपको क्रेडिट को बांटना है। एक एसेट की लाइफ 5 साल ही होती है जीएसटी लॉ में। ठीक है जी मैम, बात बढ़िया से समझ आ गई है, एकदम पक्की वाली आ गई है आज तो मैम। वेयर एनी कैपिटल गुड्स, ये देखो ये वाली बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी सुन लो क्योंकि यहाँ पर एक न्यू पॉइंट अब आएगा, एक न्यू पॉइंट आपका आएगा। सुनो मेरे साथ क्या। Where any capital goods earlier used exclusively for the non-business purpose या फिर exempt purpose and subsequently used for common purpose। यहाँ पर मैं 2 कंडीशन एक साथ आपको समझा देती थी, याद होगा कि आप पहले उस गुड्स को यूज कर रहे हो मान लो exempt सप्लाई के लिए, आज की डेट में आप उसका कॉमन यूज कर रहे हो। कॉमन यूज बोले तो exempt एज वेल एज टैक्सेबल। ठीक है मैम, तो फिर उस केस में एसेट की वैल्यू कैसे निकाली जाएगी। क्या बोल गए जी, कैसी वैल्यू, कुछ नहीं समझ आया, एक वर्ड पल्ले नहीं पड़ा जी। देखो मुझे पता है इतनी जल्दी कहाँ से पल्ले पड़ेगा आपको। देखो कोई एक मशीनरी थी, ठीक है जी, उस मशीन की टोटल लाइफ कितनी होती है आपको पता है मैम 5 ईयर होती है मान लो, क्योंकि मानना क्या है जीएसटी लॉ में लिखा है 5 ईयर होती है। ठीक है, कोई मशीन आपने परचेज की, उसको आपने 1 साल तक यूज किया है नॉन बिजनेस पर्पस में। एक एसी था, मैंने यूज किया पहले उसको नॉन बिजनेस पर्पस में, प्योरली उसको नॉन बिजनेस में यूज किया। 1 साल वो एसी मैंने नॉन बिजनेस में यूज करने के बाद सोचा एक काम करते हैं, अब इसको दोनों में यूज करते हैं, नॉन बिजनेस में भी और पर्सनल में भी। ठीक है, जब मैं उस एसी को, सभी बच्चे ध्यान से सुनो मैसेज करना, जब मैं उस एसी को नॉन बिजनेस में यूज करती थी एक्सक्लूसिवली, तो क्या मुझे कोई आईटीसी मिलता होगा। नो मैम, आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलता होगा। बात तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि आपको कोई भी आईटीसी नहीं मिलता होगा। ठीक है, अब क्या हुआ, उस वाली मशीन को मैं यूज कर रही हूँ नॉन बिजनेस एज वेल एज बिजनेस में। ठीक है, अब मैं उस मशीन को यूज कर रही हूँ नॉन बिजनेस एज वेल एज बिजनेस में। क्या अब मुझे आईटीसी मिलना चाहिए। जी मैम, अब तो आपको आईटीसी मिलना चाहिए। ठीक है जी, बात समझ आई कि नहीं। हाँ मैम, अब आई थोड़ी थोड़ी बात समझ। सिमिलरली देखो कोई एसेट थी जिसको पहले मैं यूज करती थी सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने में। आप मुझे बताइए, जब मैं किसी एसेट को सिर्फ और सिर्फ एग्जेम्प्टेड गुड्स बनाने में यूज करती थी तो क्या मुझे उसका आईटीसी मिलता होगा। नो मैम, आपको तो कोई आईटीसी वाईटीसी नहीं मिलता होगा। लेकिन आज की डेट में 1 साल बाद मेरे दिमाग में आइडिया आया, एक काम करते हैं ना, क्यों ना इसको हम एग्जेम्प्ट एंड टैक्सेबल में यूज कर लें। एग्जेम्प्ट में तो यूज करे ही करें, हम इसको टैक्सेबल में भी यूज कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। तो मैंने सोचा ठीक है, ये तो मैं कर ही सकती हूँ। और अब बताइए क्या मुझे आईटीसी मिलेगा। जी हाँ मैम, अब आपको थोड़ा बहुत आईटीसी मिलना चाहिए क्योंकि अब आप टैक्सेबल में भी उस गुड्स को यूज कर रहे हो, मींस अब आपको कॉमन आईटीसी मिलेगा।
कॉमन आईटीसी का वो तो फिर आप टुकड़ा करना, और जो एग्जाम्प्टेड का होगा वो आप रिवर्सल कर देना, वो पूरा प्रोविजन पीछे वाला ही लगेगा, उसमें टेंशन मत लेना। ठीक है जी, इतनी बात अब आप सबको समझ आई कि हम कैसे पहले गुड्स को यूज करते थे सोल पर्पस के लिए और बाद में कैसे यूज करने लग गए कॉमन पर्पस के लिए। अब सुनो, एक मशीन मैंने 1 साल के लिए यूज कर ली एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए। उस मशीन की जो वैल्यू थी वो थी 1 लाख रुपए, राइट? जी मैम, 1 लाख रुपए मशीन की वैल्यू थी। उस मशीन पर 18% से टैक्स लगा था, तो जीएसटी कितना भर के आई होंगी मैं? जीएसटी मैम आपने भरा होगा 18,000 रुपये का। ठीक है, लेकिन इस मशीन को मैं यूज कर रही थी एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए। जब मैं एग्जेम्प्टेड पर्पस के लिए यूज कर रही थी तो ये जो मैं 18,000 रुपये का जीएसटी देके आई हूँ, क्या इस 18,000 रुपये के जीएसटी पर मुझे कोई आईटीसी मिल रहा होगा? नो मैम, इस 18,000 पर तो आपको कोई भी आईटीसी वाईटीसी नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, इस 1 साल के हो जाने के बाद मैंने सोचा एक काम करते हैं, ये मशीन बहुत अच्छी है, इससे हम एग्जेम्प्टेड एज वेल एज टैक्सेबल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं। तो अब मुझे आईटीसी मिलेगा? जी यस मैम, अब आपको आईटीसी मिलेगा। तो लॉ मेकर ने बोला कि अगर कोई मशीन आप पहले यूज कर चुके हो अदर पर्पस के लिए, बाद में उसको अदर पर्पस के लिए यूज करना चाहते हो, ठीक है जी। मैंने कहा हाँ मैं करना चाहती हूँ, मैं पहले अदर पर्पस के लिए यूज कर चुकी हूँ, अब अदर के लिए यूज करना चाहती हूँ। तो लॉ मेकर ने बोला सुनो इधर आओ। मैंने कहा जी सुनाओ। लॉ मेकर ने मुझे बोला आपने जब एसेट परचेज की थी तो 18,000 का आईटीसी दिया था, पर अब हम आपको 18,000 का आईटीसी नहीं देंगे। मैंने कहा है क्यों नहीं दोगे? चाहे मैं एसेट एग्जेम्प्टेड के लिए यूज करूं, चाहे मैं टैक्सेबल के लिए यूज करूं, पहली बात तो ये है कि आप मेरे को पूरा का पूरा आईटीसी दे देते थे, फिर मैं मंथली बेसिस पर एग्जेम्प्टेड का जो टुकड़ा होता था वो आपको रिवर्स करती थी। तो आपकी जो थ्योरी थी वो क्या बोलती थी कि पूरा का पूरा आईटीसी ले लो, फिर धीरे धीरे हमको आईटीसी रिवर्स कर देना। तो अब आप मुझे पूरा आईटीसी क्यों नहीं दोगे? तो सरकार मुझे बोलती है देखो जी सुनो, आपकी जो मशीन पर आईटीसी बनता था 18,000 रुपये का, इस मशीन को आप 1 साल के लिए ऑलरेडी यूज कर चुके हो एग्जेम्प्टेड सप्लाई के लिए। मैंने कहा जी बिल्कुल सही बात है, मैं कर चुकी हूँ। तो लॉ मेकर ने बोला, सरकार ने बोला 1 साल की मशीन की वैल्यू घटा दो और 1 साल का आईटीसी कम कर दो, फिर जो आपका आईटीसी बचेगा वो पूरा आप हमसे ले लेना और फिर धीरे धीरे हमको हर महीने एग्जेम्प्टेड वाले टुकड़े का रिवर्सल करते रहना। मैंने कहा ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बात एकदम सही है, मुझे समझ आ गई, सरकार से मैंने बोला। लेकिन बच्चों ने मुझको बोला मैम आपको समझ आ गई और गवर्नमेंट को समझ आ गई, बट हमको कौन समझाएगा? तो मैंने बोला क्यों टेंशन ले रहे हो, अभी मैं हूं ना यहाँ पे। एक एसेट यहाँ पर परचेज की, इतने पीरियड तक ये यूज हुई थी एग्जेम्प्टेड के लिए, ठीक है। फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं, अब मैं इसको यूज करती हूँ एग्जेम्प्टेड के लिए एंड टैक्सेबल के लिए। आपने कहा ठीक है। तो देखो ये जो एसेट मैंने यहाँ पर परचेज की थी, मैं इस पर कितना आईटीसी दे के आई थी? 18,000 रुपये का आईटीसी दे के आई थी। जी हाँ दे के आए थे। लेकिन 18,000 रुपये का जो आईटीसी था जो यहाँ तक यूज हुआ होगा, क्योंकि जो एसेट 1 लाख रुपए की थी वो एसेट इस पीरियड में यूज हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल हुई। तो इस पीरियड में जब एसेट यूज हुई तो इस पीरियड का जो आईटीसी था क्या वो मुझे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो बचा कुचा आईटीसी आया होगा 18,000 में से इतने पीरियड का आईटीसी माइनस कर दूंगी, फिर जो बचा कुचा आईटीसी होगा वो मुझको पूरा का पूरा मिल जाएगा, फिर हर मंथ एवरी मंथ मैं क्या करूंगी?
एग्जेम्प्टेड वाले टुकड़े का रिवर्सल कर दूंगी। अब बात समझ आई कि नहीं? जी मैम, अब बात समझ आ गई। अब आप मैम हमें ये बताइए कि आप ये वाले आईटीसी से रिड्यूस्ड आईटीसी कैसे निकालोगे? 18,000 का आपका टोटल आईटीसी था, तो एक साल का आप कितना आईटीसी घटाओगे? तो गवर्नमेंट मुझे बोलती है कि आप 5% एवरी क्वार्टर और पार्ट देयर ऑफ का अमाउंट रिड्यूस्ड कर दो। यानी कि मैंने यहाँ पर एक साल मशीनरी को यूज किया, जी हाँ किया। एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? एक साल में मैम 4 क्वार्टर होते हैं। एक क्वार्टर के लिए मुझे कितना रिड्यूस करना है? 5%। तो टोटल पूरे साल के लिए मैं 20% रिड्यूस कर दूं? जी मैम बिल्कुल कर दो। तो 18,000 है। 18,000 में गवर्नमेंट बोलती है आप 20% की वैल्यू रिड्यूस कर देना, फिर जो अमाउंट आएगा वही अमाउंट बोला जाएगा आपका बचा कुचा आईटीसी, और उस बचे कुचे आईटीसी का पूरा क्रेडिट ले लेना। फिर हर मंथ जो आप निकालते हो टीएम, टीईआर, टीई, उसके थ्रू अपना रिवर्सल करते जाना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली नीचे वाला केस है कि पहले आप एसेट्स को यूज कर रहे थे एक्सक्लूसिवली फॉर टैक्सेबल पर्पस के लिए, लेकिन आज की डेट में आप उसको एग्जैम्प्ट करना चाहते हो, उसको यूज करना चाहते हो एग्जैम्प्टेड और टैक्सेबल के लिए। तो देखो, पहले जब आपने एसेट परचेज की तो आप यूज कर रहे थे टैक्सेबल के लिए, ठीक है जी। फिर क्या हुआ, एक साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, एग्जाम्पल के लिए एक साल जैसे ही कंप्लीट हुआ, आपने सोचा एक काम करते हैं ना, इस एसेट्स को यूज करते हैं टैक्सेबल पर्पस के लिए और एग्जैम्प्टेड पर्पस के लिए, ठीक है। अब जब आप 1 लाख रुपए की जो एसेट थी उसको यूज करने के लिए लाए थे टैक्सेबल पर्पस के लिए, तो आपने पूरा का पूरा 18,000 का क्रेडिट ले लिया होगा या नहीं ले लिया होगा? जी मैम, पूरे के पूरे 18,000 का क्रेडिट हमने बुक कर लिया होगा। इसमें कोई दिक्कत है किसी को? तो बताओ कि एक एसेट आप यूज करने के लिए लाए थे टैक्सेबल पर्पस के लिए, और जब कोई चीज आप टैक्सेबल पर्पस के लिए खरीदते हो तो आपको पूरा का पूरा आईटीसी का क्रेडिट मिल जाता है। एक साल के बाद आपने सोचा कि ये एसेट्स को मैं दोनों पर्पस के लिए यूज कर लूं, दैट मीन्स कॉमन यूज करूं। तो लॉ में करने का कोई दिक्कत नहीं है, आप कॉमन यूज करोगे। तो अब आईटीसी का आपको क्या करना पड़ेगा? रिवर्सल करना पड़ेगा, क्योंकि अब ये जो 18,000 का क्रेडिट था जो कि आप लेके बैठे हुए थे, वो 18,000 अब कॉमन पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो 18,000 में से आप जितना भी एग्जेम्प्टेड का टुकड़ा होगा उसको हर महीने रिवर्स करते जाओगे। लेकिन लॉ मेकर ने कहा एक बात सुनो आप। मैंने कहा जी सुनाओ। लॉ मेकर ने बोला 18,000 में से 1 साल तक की वैल्यू का आईटीसी रिड्यूस्ड कर दो। 1 साल तक की वैल्यू पर जितना आईटीसी बनेगा उतना आईटीसी हम आपको पूरा दे देंगे, क्योंकि आपने 1 साल तक एसेट्स को टैक्सेबल पर्पस के लिए यूज किया है। मैंने कहा आप तो बहुत अच्छे हो सरकार जी, आप तो मेरा पूरा ख्याल रख रहे हो, मेरे टैक्स की जो लाइबिलिटीज बन रही हैं आप उस चीज का भी पूरा ख्याल रख रही हो। तो गवर्नमेंट बोलती है फेयर इज फेयर, हम कोई पार्शलिटी नहीं कर रहे हैं, हम आपको 1 साल का जो भी आपने टैक्सेबल पोर्शन यूज किया है हम आपको उसका पूरा आईटीसी दे देंगे। लेकिन जो बाकी के पीरियड का आईटीसी है, बाकी के पीरियड का जो रिड्यूस्ड आईटीसी अब निकल के आएगा, जो आप ऑलरेडी लेके बैठे हुए हो, उसमें से एग्जेम्प्टेड वाले पार्ट का टुकड़ा हमको वापस कर देना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें भी आपको रिड्यूस्ड आईटीसी निकालने के लिए 5% की वैल्यू एवरी क्वार्टर और पार्ट ऑफ द क्वार्टर घटानी पड़ेगी। ये पार्ट ऑफ द क्वार्टर क्या बोल रहे हो बार बार मैम? यही बातें तो नहीं समझ आती है, टेक्निकल से वर्ड्स बोल देते हो बीच बीच में। सब सही चल रहा होता है, बातें सब सही समझ आ रही होती हैं, पता नहीं आप कहाँ से एक आधा वर्ड्स ऐसे डाल देते हो। देखो सिंपल सिंपल सी बातें होती हैं, तो थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। पहले साल में
कितने क्वार्टर थे? 4 क्वार्टर। ठीक है, मैं मान लो मैं बोल रही हूँ कि मैंने एसेट को यूज किया था सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ, मान लो 7 मंथ। तो 7 मंथ में कितने क्वार्टर हुए? जी मैम 7 मंथ में क्या बोलते हैं आपके हो गए 2 क्वार्टर। ठीक है, लेकिन 1 मंथ तो बच गया यहाँ पर, तो 2 क्वार्टर प्लस 1 मंथ। मैंने बात सही बोली या नहीं बोली? जी मैम एकदम आपने सही बोली। तो 2 क्वार्टर के लिए मुझे कितना रिड्यूस करना है? 5% एंड 5%। और ये जो पूरा क्वार्टर हुआ नहीं, क्वार्टर का सिर्फ 1 मंथ है, तो यानी कि पार्ट ऑफ द क्वार्टर है, तो इसके लिए भी मुझे 5% रिड्यूस करना होगा। तो चाहे पूरे पूरे क्वार्टर हो, चाहे क्वार्टर का कोई पार्ट हो, आपको हर पार्ट के लिए 5% का आईटीसी रिड्यूस करना होगा। अब बात समझ आई या नहीं? जी मैम अब बात हमको समझ आ गई। तो जब बात समझ आ गई तो देरी किस बात की है, चलिए अब हम पढ़ेंगे एग्जाम्पल साथ में, लेकिन करेंगे अपना अपना। आप सब भले ही मेरे को मैसेज करते रहिएगा, मेरी हेल्प करते रहिएगा, बट करेंगे अपना अपना। चलिए, ABC लिमिटेड इज इन पोजीशन ऑफ सर्टेन कैपिटल एसेट गुड्स certain capital goods and purchases more of them as per the following particulars। ये बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि मैम ये काफ़ी सारी हमने बहुत सारी कैपिटल एसेट्स परचेज की जिन पर इतना इतना इनपुट टैक्स क्रेडिट भरा है। मैंने कहा अच्छी बात है। कौन सी एसेट परचेज की? मशीन ए परचेज की जिस पर 12,000 का क्रेडिट भरा है, जिसको हम एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हैं नॉन बिजनेस पर्पस के लिए। फिर मशीन बी यूज की जिस पर 24,000 का क्रेडिट मिला है, जिसको एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हैं जीरो रेटेड के लिए। फिर मशीन सी मिली जिस पर हमने 60,000 का इनपुट टैक्स भरा है, जिसको हम यूज कर रहे हैं टैक्सेबल एंड एग्जैम्प्ट के लिए। तो ये कैसा यूज हो गया? कॉमन यूज हो गया। ठीक है, अब आप मुझे बताइए सबसे पहले जो आप यूज कर रहे थे नॉन बिजनेस के लिए एक्सक्लूसिवली, क्या इस पर आपको आईटीसी मिलेगा? नो मैम कोई आईटीसी नहीं मिलेगा, हमको ये चीज पता थी। वेरी वेरी गुड। फिर आप बताइए बड़ी बात, आप एक्सक्लूसिवली यूज कर रहे हो जीरो रेटेड के लिए, अब बताइए आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मैम आपने बताया था टैक्सेबल इंक्लूड जीरो रेटेड। जब टैक्सेबल में जीरो रेट इंक्लूड हो जाता है तो जीरो रेटेड का मतलब भी टैक्सेबल होता है, इसका मतलब इस पर तो फुल आईटीसी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप सबने मुझे आंसर कर ही दिया कि जब टैक्सेबल और एग्जैम्प्ट के लिए यूज कर रहे हो तो कॉमन आईटीसी मिलेगा। नेक्स्ट, एक मशीन है, मशीन डी हैज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 2 ईयर फॉर एग्जैम्प्टेड सप्लाई। आपने एक मशीन को लगातार 2 साल के लिए यूज किया था एग्जैम्प्टेड पर्पस के लिए, जिस पर आपने 1,20,000 का इनपुट टैक्स पे किया था। बट आज के दिन आप क्या कर रहे हो? इस वाली मशीन को एक टैक्सेबल के लिए भी यूज कर रहे हो और एग्जैम्प्टेड के लिए भी यूज कर रहे हो। तो कैसा यूज हो गया? एक तो कॉमन यूज हो गया, दूसरी बात यहाँ पर आपको क्या निकालना पड़ेगा? रिड्यूस्ड आईटीसी निकालना पड़ेगा। रिड्यूस्ड आईटीसी मैम कैसे निकालेंगे? बताया था ना 5% एवरी क्वार्टर घटाना है। तो आपने मशीन को 2 साल यूज किया, 2 साल में कितने क्वार्टर हो गए? 8 क्वार्टर। तो 5 8 जा 40% तक ये जो आईटीसी है इसकी वैल्यू डाउन कर देना, यानी कि 1,20,000 में से जब आप 40% की वैल्यू घटा दोगे तो आपके पास रिड्यूस्ड आईटीसी आ जाएगा, और रिड्यूस्ड आईटीसी को आप कॉमन आईटीसी के पार्ट में डाल देना। ठीक है मैम। उसके बाद मशीन ई हैज बीन एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर 3 ईयर फॉर टैक्सेबल पर्पस। कोई एक मशीन ई है जिसको आप यूज कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल पर्पस के लिए, जिस पर आपने 1,80,000 का इनपुट टैक्स पे किया था। आज के दिन ये वाली मशीन आप यूज कर रहे हो टैक्सेबल पर्पस के लिए भी और एग्जैम्प्टेड पर्पस के लिए भी।
तो इसमें क्या होगा, यहाँ पर अब आपका कॉमन आईटीसी निकलेगा। कॉमन आईटीसी निकालने के लिए आपको रिड्यूस्ड आईटीसी निकालना पड़ेगा। आप 1,80,000 का क्रेडिट पहले भी पूरा ले चुके होंगे या नहीं, क्योंकि आप पहले टैक्सेबल के लिए यूज़ कर रहे थे। जी मैम, हम जब पहले टैक्सेबल के लिए यूज़ कर रहे थे तो हम पूरा 1,80,000 रुपये का टैक्स क्रेडिट ले चुके होंगे, लेकिन हमने 3 साल इसको यूज़ किया था टैक्सेबल में। 3 साल जब आपने यूज़ किया तो ये कितने क्वार्टर हो गए, जल्दी से बताइए मैम। 12 क्वार्टर। एक क्वार्टर के लिए 5%, कितना आप टोटल इसमें से रिड्यूस करोगे मैम? 60% इस वाले आईटीसी में से हम रिड्यूस्ड कर देंगे। तो जितना भी आपका बचा कुचा आईटीसी आएगा वो आईटीसी आपके कॉमन आईटीसी का पार्ट बन जाएगा। फिर क्या लिखा है, फिर लिखा हुआ है अपोर्शन द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स while being informed that aggregate value of exempted supply during the tax period being rupees 6 lakh and total turnover during the tax period being rupees 12 lakh। इन्होंने आपको ई दे दिया exempted supply, एफ इन्होंने दे दिया आपको टोटल टर्नओवर। ऑलरेडी इन्होंने टोटल टर्नओवर आपको दे रखी है, लेकिन अगर ये टोटल टर्नओवर ना होके टैक्सेबल टर्नओवर होती तो फिर आप क्या करते, इस वाली टर्नओवर को और इस वाली टर्नओवर को जोड़ के टैक्सेबल निकाल लेते। और सभी एक बार मेरे साथ बोल देंगे, आज पहली बार जय माता दी। आज बोला नहीं ना एक भी बार, इसलिए। चलिए इस क्वेश्चन को सभी बताइए, अपना अपना सॉल्व करना चाहते हो या मेरे को कॉपी पेस्ट करना चाहते हो? मैम हम तो अपना अपना करेंगे, हमको आदत नहीं है ये कॉपी पेस्ट वाली। ये तो जब हमारी आर्टिकलशिप शुरू होगी ना तो हमको बहुत करना पड़ेगा। जी हाँ, आर्टिकलशिप में बहुत कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। समझ आएगा जो ये लाइन मैंने बोली है, ये फाइनल वाले बच्चे बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अभी तो आपका टाइम शुरू होगा आर्टिकलशिप वाला। बहुत इंटरेस्टिंग लाइफ होती है आर्टिकलशिप वाली, बिलीव मी, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग लाइफ होती है आर्टिकलशिप वाली। हाँ, काम का प्रेशर बहुत होता है, साथ में पढ़ना होता है, प्रिंसिपल पे बहुत गुस्सा भी आता है, बहुत ही ज़्यादा आता है, बट उस टाइम में एक्चुअल में फील आ जाती है कि हम सीए या फिर सीएमए हैं, क्योंकि आपको फील ही ऐसी दे दी जाएगी जब आप वहाँ पर काम करोगे। अगर आप किसी अच्छे ऑफिस में जाते हो, तो मैं ऐसे वैसे ऑफिस की बात नहीं कर रही, अगर आप बहुत अच्छी फर्म में जाते हो तो बिलीव मी आपको बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील आना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोई छोटी फर्म में जाते हो तो प्लीज़ 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 मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कोशिश कीजिएगा बहुत ज़्यादा मीडियोकर फर्म में मत जाइएगा, वहाँ बहुत बुरी हालत कर देते हैं। वहाँ पे सीए वाला काम नहीं कराते, फिर सीए वाला काम उस लेवल का आपसे नहीं कराएंगे जिस लेवल का आपको करना चाहिए अपनी ट्रेनिंग के दौरान। इवन सीएमए वालों को भी मैं बोलती हूँ, हालांकि उनकी तो बहुत छोटी ट्रेनिंग होती है, आई थिंक 3 इयर्स की तो मेरे अकॉर्डिंग उनकी नहीं होती है। अगर होती है तो प्लीज़ मैसेज कर देना एक बार। चलिए, तो वहाँ पर आप एक अच्छी फर्म चूज़ करना, एटलीस्ट टॉप 10 या टॉप 20 की फर्म चूज़ कीजिएगा। बिल्कुल भी मीडियोकर फर्म मत चूज़ करना। बच्चों के एक्सपीरियंस मैंने सुने हैं, बहुत ही ज़्यादा रबिश एक्सपीरियंस मेरे सामने आए हैं। तो जब अपनी आप आर्टिकलशिप चूज़ करो तो एक बार फर्म पर अच्छे से रिसर्च करना, कोई जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि वहाँ पर जब आप एक ढंग की फर्म चूज़ करोगे तो आपके लेवल का काम आपको मिलेगा। अच्छी फर्म नहीं चूज़ करोगे, वो आपको क्या काम देंगे, जाओ पेपर पंच कर दो, जाओ फोटो स्टेट निकालो, जाओ पेपर को फाइल में लगा दो, जाओ पेपर पे साइन मार दो इन द सेंस कि हमें वो साइंस मारने होते हैं ना, जब इनकम टैक्स के जो पेपर्स वगैरह होते हैं वहाँ पर ऐसे डुप्लीकेट साइंस मारे जाते हैं। इस तरह के फालतू के काम से आपको पकड़ा दिए जाएंगे। तो बेटर है कि एक अच्छी फर्म में जाना जहाँ पर इनकम टैक्स का बहुत अच्छा काम हो, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में बहुत अच्छा काम हो, जहाँ पर ऑडिट में बहुत अच्छा काम हो, जहाँ पर। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मैम हम तो क्वेश्चन ही भूल गए, ऐसे कोई मत बोल देना। चलो, क्वेश्चन सबको पता है कि ये हमने मशीन्स परचेज की थी। ये मशीन परचेज करने के बाद
हमने आपको बोला, इस क्वेश्चन वाले ने हमको बोला कि आप टैक्सेस का अपॉर्शनमेंट करिए। मैंने कहा ठीक है, कर देंगे, ऐसी कौन सी बड़ी बात है। तो अपने फॉर्मेट में ही चलना जो मैंने आपको याद कराया है। वहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखते थे कि कौन कौन सा क्रेडिट आपको मिलेगा, कौन कौन सा क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। पहले एक्सक्लूसिव वाले लिख लो, पहले एक्सक्लूसिव वाले लिख लो। एक्सक्लूसिव में एक तो थी मशीन ए, मशीन ए जो कि यूज की जा रही थी एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस। मशीन ए एक्सक्लूसिवली यूज की जा रही थी नॉन बिजनेस पर्पस में, नॉन बिजनेस पर्पस में मशीन यूज हो रही थी। इस पर जो आईटीसी जो इनपुट टैक्स पे किया था वो कितना पे किया था, 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। बताइए क्या इसका क्रेडिट मुझे मिलेगा। मैं लिखने ही जा रही हूँ फुल क्रेडिट, जल्दी से बताओ और मुझको रोक लो वरना मैं यहाँ पर लिख दूंगी। नो मैम रुक जाइए, यहाँ पर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो क्रेडिट, कोई भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद जो मशीन मैंने ली थी उसका नाम था मशीन बी। मशीन बी को एक्सक्लूसिवली यूज किया जा रहा था जीरो रेटेड के लिए। किसके लिए यूज किया जा रहा था, जीरो रेटेड के लिए। इस पर कितना इनपुट टैक्स पे किया था, इस पर इनपुट टैक्स पे किया था मैम आपने 24,000 रुपीज का। इस पर बताइए ब्रैकेट में क्या लिखूं, मैं कुछ उल्टा पुल्टा लिख दूं तो उससे पहले कि आप मुझको मैसेज कर दीजिए। मैम फुल क्रेडिट लिख दो, फुल क्रेडिट। ठीक है जी मैम, बात तो एकदम बढ़िया से समझ आ रही है, एकदम मज़ेदार बात हमको समझ आ गई कि हमने जो आपने जो फॉर्मेट दिया था उसी फॉर्मेट में हम यहाँ पर चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद आपने कौन सी मशीन परचेज की, मशीन सी परचेज की है। देखो अब एक्सक्लूसिव यूज खत्म हो गए, अब कौन से यूज शुरू हो गए, कॉमन। तो अब यहाँ पर आप सब लिखो, कोई कॉपी मत करना, अपना अपना सॉल्व करो। कॉमन, कॉमन यूज में आपने मशीन जो ले रखी है वो है मशीन सी। मशीन सी को आप यूज कर रहे हो किस पर्पज में, टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट में। टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्ट के लिए आप मशीन सी को यूज कर रहे हो, जिस पर आईटीसी कितना है, आईटीसी है मशीन सी पर 60,000 रुपये का। इसको बताइए मैं किससे डिनोट करूंगी जब कॉमन यूज है तो। मैम कॉमन यूज को आप डिनोट करोगे ए से। इस पर क्या मेरे को फुल क्रेडिट मिलेगा, नो। क्या इस पर मुझे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, नो। इस पर तो मैम आपकी क्रेडिट का होगा अपॉर्शनमेंट, ठीक है, तभी तो मैंने ए लिख दिया। इसके बाद जो मशीन थी वो मशीन कौन सी थी, मशीन डी। मशीन डी को मैं पहले यूज कर रही थी 2 साल तक एग्जाम्प्टेड पर्पस के लिए, आज यूज कर रही हूँ टैक्सेबल एंड एग्जाम्प्टेड के लिए। अर्लियर पहले किसके लिए मैं यूज कर रही थी, एग्जाम्प्टेड के लिए। नाउ एग्जाम्प्टेड एंड टैक्सेबल के लिए मैं यूज कर रही हूँ। क्या इस पर मेरे को यहाँ पर पूरा आईटीसी लिख देना चाहिए, नो मैम, यहाँ पर तो आपको रिड्यूस्ड आईटीसी निकालना पड़ेगा। तो इस वाली मशीन पर जो मेरा इनपुट टैक्स था वो कितना था, 1,20,000 रुपये। और इस मशीन को मैंने 2 साल यूज कर लिया था पहले। तो 1,20,000 रुपये में से माइनस कर दो, कितना माइनस करोगे, माइनस कर दो इसमें से 2 साल के लिए आपने यूज किया था और 1 साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर। तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए, 8 क्वार्टर, और 1 क्वार्टर का 5%। जल्दी से वैल्यू बताओ मुझे कितनी आएगी, मैसेज करो जल्दी से।
72,000 मैम इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो रिड्यूस्ड आईटीसी आपने निकाल लिया, और ये रिड्यूस्ड आईटीसी को भी मैं किससे डिनोट करूंगी, ए से, क्योंकि ये रिड्यूस्ड आईटीसी भी तो मेरे कॉमन आईटीसी का पार्ट बन गया। ठीक है जी मैम, बात समझ आ गई। अब लास्ट मशीन, मशीन ई जो थी वो आपने कितने रुपए का टैक्स भरा था मशीन ई पर मैम, 1,80,000 का। मशीन ई को पहले आप यूज कर रहे थे टैक्सेबल के लिए, आज यूज कर रहे हो टैक्सेबल और एग्जाम्प्ट के लिए। मशीन ई अर्लियर हम उसको यूज कर रहे थे टैक्सेबल के लिए, लेकिन अब हम उसको यूज कर रहे हैं एग्जाम्प्ट प्लस टैक्सेबल के लिए, एग्जाम्प्ट प्लस टैक्सेबल के लिए। इतनी बात समझ आई या नहीं? जी मैम आई। तो ये जो मशीन थी, मशीन ई, इस पर जो आपने टैक्स भरा था वो कितने का भरा था, 1,80,000 रुपए का। क्या ये 1,80,000 रुपए का पूरा क्रेडिट आपके ई क्रेडिट लेजर में चले जाना चाहिए? नो मैम, बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। अब इसका निकालो रिड्यूस्ड आईटीसी। तो 1,80,000 रुपए में से आप माइनस कर दो, कितना माइनस करेंगे, हमने ये मशीन 3 साल यूज कर रखी थी। 3 साल में कितने क्वार्टर होते हैं मैम? 3 साल में क्वार्टर होते हैं 12 इंटू 5% फॉर ईच क्वार्टर। ठीक है, 5% फॉर ईच क्वार्टर। तो ये कितना आ जाएगा, 60% आ जाएगा। 40% वैल्यू इसकी भी कितनी आ जाएगी, इसकी भी वैल्यू मैम आ जाएगी 72,000। इसको भी मैं किस नाम से डिनोट कर दूंगी मैम, ए से आप इसको भी डिनोट कर दोगे। ठीक है, अब मेरे पास सभी ए आ गए हैं। ए के ये रहा, देखो ए के ये रहा, और एक ए ये रहा, एक ए ये रहा, और एक ए ये रहा। टोटल है 3A। इन 3A को आप ऐड कर दो। जब आप इन 3A को ऐड करोगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, जल्दी से मैसेज करो। 1,40,000 और ये है आपका 60,000, 2,04,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू आ गई 2,04,000 रुपये। इस 2,04,000 रुपये को मैं क्या बोलूँगी, जल्दी से बताओ, किससे डिनोट करूँगी मैम? 2,04,000 रुपये को आप डिनोट करोगे TC से, टोटल कॉमन क्रेडिट। आप इसको TC से डिनोट कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। अब TC के बाद मुझे क्या निकालना होता है, TM। ये टोटल क्रेडिट तो 60 मंथ्स के लिए है, क्योंकि GST लॉ में जो भी आपका टोटल क्रेडिट आता है आप उसको 60 मंथ्स में बांटते हो। लॉ मेकर बोलते हैं कोई भी एसेट हमारे GST लॉ में कवर हो गई तो अब उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल। सॉरी, तो अब उसकी लाइफ कितनी है, 5 साल उसकी लाइफ है। तो अब क्या करूंगी मैं, 2,04,000 रुपीज को 60 से डिवाइड कर दूंगी, क्योंकि इतना क्रेडिट मुझको एवरी मंथ मिलना था, लेकिन अब मैं ऑलरेडी एक ही बार में पूरा का पूरा क्रेडिट ले चुकी होंगी, तो एवरी मंथ मैं एग्जाम्प्टेड का पोर्शन रिवर्स करूंगी। तो जब मैंने 2,04,000 रुपीज को 60 से डिवाइड किया तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 3,400। ठीक है, ये 3,400 मेरा क्या बन गया, TR, क्योंकि इस क्वेश्चन में और TRs है नहीं, बस एक ही TR है मेरे पास। तो 3,400 ही मेरा क्या बन गया, TR। अब मैं क्या निकालूंगी, TE। TE कैसे निकालते हैं, ये जो आपका TR है इसको टर्नओवर के रेशियो में बांट दो, और टर्नओवर का रेशियो हमारा क्या था, 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख, E और F जिसको बोलते हैं। तो ये वैल्यू आपकी 1,700 रुपये। अब ये 1,700 रुपये, इसमें 18% का इंटरेस्ट लगा लगा के एवरी मंथ आप गवर्नमेंट को रिवर्स करते रहिएगा अपनी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ऐड करके। और इसी के साथ ये रूल आज आपका खत्म हो गया। अब आप कैपेबल हो किसी को भी रूल नंबर 42 और 43 पर ज्ञान झाड़ने के लिए। बिलीव मी, बहुत आपके फ्रेंड्स आपके आगे आ जाएंगे। रूल नंबर 42, 43 सिखा दो। इंटरमीडिएट लेवल में तो बच्चों को नहीं सिखाया जाता, क्योंकि
बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं, बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं कि सिखाया जाए इंटरमीडिएट लेवल में इतना डिटेल में। बहुत कम चांसेस एक्चुअली होते हैं पेपर में आने के। मैम ये क्या बोल गए, सारा मूड खराब कर दिया। बहुत कम इन द सेंस कि इतने भी कम नहीं होते कि नहीं आएगा। बताओ मैं छोड़ दूं क्या ये सोच के कि ये पेपर में नहीं आएगा। जिस टाइम DIDT का पेपर, GST का इनडायरेक्ट टैक्सेशन का पेपर अगर टफ बनता है तो रूल नंबर 40 to 43 का एक क्वेश्चन जरूर आता है। अगर पेपर टफ होता है तो, पेपर इजी बनता है तो इस वाले चैप्टर से ये रूल नंबर 40 to 43 पे क्वेश्चन नहीं आता। तो क्या मैं वेट करूं कि मेरे स्टूडेंट्स का पेपर ईजी आएगा और ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा? आप सब आज ही रेडी हो कि आप फाइनल लेवल तक का भी रूल नंबर 40 to 43 पर क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आपके एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा वो आपका पेपर बताएगा, बट मेरी ड्यूटी है कि आपको हर एक चीज सिखाना। अगर पेपर टफ बनेगा तो डेफिनेटली आएगा, अगर पेपर इजी बनेगा तो नहीं आएगा। हालांकि अब आप सब जानते हो कि मैम इस रूल की तो कोई औकात ही नहीं है, ये तो बहुत ही ईजी है। इसीलिए आ गया तो करने के बाद जो आपके अंदर से दुआएं निकलेंगी उन सबसे मुझे कितनी खुशी होगी ये सोचो। चलिए अब आप सिखा देना, आपके किसी फ्रेंड को सीखना हो तो फाइनल लेवल में इवन अब आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा इस चीज में, आपको आज ही से बात पता है। अब ये मत सोच लेना कोई कि मैम आएगा ही नहीं। आएगा, क्यों नहीं आएगा? पेपर टफ बनेगा तो 101% आएगा। ठीक है जी मैम, ठीक है, हम समझ गए, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। चलिए अब हम करेंगे सब सेक्शन नंबर 4। अब सब कुछ इजी है। इस ITC के चैप्टर का जो रामबाण था और जो सबसे बड़ा टॉपिक था वो आप सीख चुके हो, और जो सबसे ट्रिकी था वो अब आप सीख चुके हो। रूल नंबर ही जो 40 to 43 है वो ही सबसे ज्यादा लेंदी, टफेस्ट, जो भी बोल सकते हो बोल लो, इसमें वही टफ है। आज आपको एक PDF फाइल मिलेगी, उसको खोल के देखना, उसको पहले मत पढ़ना, पहले रूल्स इसमें से पढ़ लेना नोट्स में से। आफ्टर देन आप उस वाली PDF फाइल को अगर एक बार रीड आउट करना चाहो तो कर लेना, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। पर एक एक बात अब उसकी आपको PDF फाइल की समझ आ जाएगी। हालांकि वो मेरे नोट्स में नहीं है, नोट्स में जिस लैंग्वेज में लिखा है यही लैंग्वेज में आपको एग्जाम में फॉलो करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, पर एक बार प्लीज देख जरूर लेना ताकि आपको वहां से पता लग जाएगा कि वो लैंग्वेज कैसी है और बच्चों को क्यों समझ नहीं आता। अब देखो थोड़ी सी कुछ कर लेते हैं डिफरेंट बातें। बहुत हो गई रूल नंबर 42 और 43 की चर्चाएं। अब मेरे पास जो है वो है सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 4। आज की क्लास में इसको ही करेंगे। इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन और बहुत क्यूटी पाई सा है सेक्शन, इवन इसी का सब सेक्शन है 17 सब सेक्शन 5। नेक्स्ट क्लास में वो कवर होगा, उसको कोई मत मिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी। चलो अब इसको देखते हैं। मैंने आपको क्या बताया कि जब आप अपने इनपुट सर्विसेज और कैपिटल को यूज कर रहे होते हो कॉमन पर्पस के लिए, कॉमनली यूज कर रहे हो इनपुट्स को, इनपुट सर्विसेज को और कैपिटल गुड्स को, तो आपको उनका अपॉर्शनमेंट करना होता है। 17(1) लगाना होता है, 17(2) लगाना होता है, रूल 42 लगाना होता है, रूल 43 लगाना होता है। अब इस बीच सब तो ये कंपटीशन कर रहे हैं, जैसे तैसे कर रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही है लोगों को क्योंकि ये हमने तो एक साल का डेटा लेके क्वेश्चन कर लिया ना, तो हमें इजी लगा। लेकिन जहाँ पर डेटा एसेट ऑलरेडी ब्लॉक में पड़ी हुई हैं, ऑलरेडी एसेट्स आती जा रही हैं, हर महीने रिकम्पिटिशन करना, कोई एसेट्स बेच दी, कोई खरीद ली, तो ये प्रैक्टिकल लाइफ में एक ट्रिकी कॉन्सेप्ट और ज़्यादा बन जाता है, लोगों को सॉल्व करने में दिक्कत आती है। तो अब देखो, जो बैंकिंग कंपनीज थी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे और जो NBFC थी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज थी, ये तीन को प्रॉब्लम हो गई। इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। इन्होंने अपनी प्रॉब्लम गवर्नमेंट के सामने रखी। इन्होंने बोला देखो जी गवर्नमेंट, हम जो सर्विसेज देते हैं उसमें एक तो हमारी सर्विस होती है जिस पर हमको इंटरेस्ट मिलता है, डिस्काउंटिंग इनकम मिलती है,
और हमको अदर फीसेस भी मिलती हैं, लाइक हमने कोई लोन पास कर दिया, हमको कोई कमीशन मिल गया, हमको एसएमएस चार्जेस मिल गए, हमको चेक बुक जो हम इशू करते हैं उसके चार्जेस मिलते हैं। तो बेसिकली हम दो तरह की सर्विसेज देते हैं अपने बिजनेस से। बैंक सरकार को बोल रही है, सरकार जी हम दो तरह की सर्विसेज अपने बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से, अपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से और अपने एनबीएफसी से देते हैं, जिसमें एक सर्विस तो एग्जैम्प्ट होती है और दूसरी सर्विस हमारी टैक्सेबल होती है। एक सर्विस हमारी एग्जैम्प्ट होती है और एक सर्विस हमारी टैक्सेबल होती है, मतलब कि हम कॉमन सर्विस देते हैं। सरकार बोलती है बात तो एकदम सही बोल रहे हो, तो गवर्नमेंट बोलती है, सॉरी बैंक बोलती है, देखो ना हमारी कोई सर्विसेज थोड़ी मोड़ी तो होती नहीं है, हमारी तो सर्विस मेनली हर क्लाइंट को मिक्स होके जाती है। मैं क्लाइंट टू बैंक थी, मेरा पीएनबी बैंक में अकाउंट है, तो वहाँ से मुझे इंटरेस्ट इनकम भी आती है, सपोज करो मैंने बैंक से लोन ले रखा है, दूसरा एग्जांपल ले लो अपोजिट वाला जहाँ से ज़्यादा समझ आएगा, क्योंकि बैंक का केस पढ़ रहे हैं ना। अब मैंने बैंक से लोन ले रखा है, ठीक है, तो बैंक को मुझसे इंटरेस्ट भी मिल रहा होगा या नहीं मिल रहा होगा? जी मैम बिल्कुल मिल रहा होगा। तो बैंक जो मुझसे ये इंटरेस्ट ले रही है, ये इंटरेस्ट बैंक के लिए क्या है? एग्जैम्प्ट है, ठीक है। बैंक इस पर मुझसे कोई भी जीएसटी नहीं लेगी और ना ही बैंक को जीएसटी आगे भरना है। सिमिलरली मेरा बैंक में अकाउंट है, तो मेरा उसमें से एसएमएस चार्जेस भी डिडक्ट होते हैं, कोई लोन की प्रोसेसिंग फीस भी होती है, तो बैंक मेरे से अदर इनकम भी ले रही है, लेकिन अदर इनकम क्या है? टैक्सेबल है। तो मैं एक ऐसी क्लाइंट हूँ कि मेरे से ही गवर्नमेंट को दो तरह की इनकम हो रही है, एक टैक्सेबल और एग्जैम्प्ट। और 100% केसेस में हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को एक पर्सन से दोनों तरह की इनकम होती है। तो गवर्नमेंट बोलती है मैं कितना अपोर्शनमेंट करूं, मैं कैसे अपोर्शनमेंट करूं, मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात है ये। तो सरकार प्लीज़ मुझे कोई ऐसा वे बता दो कि जहाँ से ये अपोर्शनमेंट का रूल नंबर 42 और 43 मेरा पीछा छोड़ दे। तो सरकार बोलती है ठीक है, आप रूल नंबर 42, 43, 7(1), 17(1) और 17(2) से बाहर निकलना चाहते हो, तो हम आपको एक ऑप्शन दे रहे हैं। आपका मन करे तो ये ऑप्शन आप अवेल करना, आपका मन नहीं करे तो चुपचाप से रूल नंबर 42 और 43 की कंप्यूटेशन लगाना सीख लेना। बैंक बोलती है बहुत अच्छी बात है, आप हमें ऑप्शन दे रहे हो, चलो बताओ, जल्दी से बताओ सरकार जी कि आप हमको क्या ऑप्शन देने वाले हो। तो गवर्नमेंट बोली देखो सुनो, तो गवर्नमेंट बोलती है कि देखो सुनो और समझो। सुनो, अब इस वाले केस में क्या होता है कि ये है कोई बैंकिंग कंपनी, 3 कंपनी के लिए प्रोविज़न लगता है, याद रखना, बैंकिंग कंपनी के लिए लगता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए लगता है और एनबीएफसी के लिए लगता है। जी मैम, बात इतनी तो समझ हमको आ गई कि ये प्रोविज़न 3 के लिए लगता है। अब ये जो बैंकिंग कंपनी आगे से कोई भी गुड्स परचेज कर रही हैं या फिर कोई भी सर्विसेज अवेल कर रही हैं, तो उस पर इनका क्या होगा? इनपुट टैक्स बनेगा, और इनपुट टैक्स जो इनका बनेगा उस इनपुट टैक्स का इनको क्या मिल जाएगा? क्रेडिट मिल जाएगा। लेकिन मैंने आपको भी अभी बताया कि जो बैंकिंग कंपनी होती है वो एग्जैम्प्टेड सर्विसेज भी देती हैं, आगे एग्जैम्प्टेड आउटवर्ड सप्लाईज भी करती हैं और प्लस वो टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाईज भी करती हैं। तो बैंक बोलती है कि मैं इस आईटीसी का अपोर्शनमेंट इन दोनों में रूल नंबर 42 अगर 43 से ना करूं, मुझे इतना ना सीखना चाहना हो, तो उसके लिए क्या मेरे पास कोई आसान रास्ता है? गवर्नमेंट बोलती है हाँ है ना। उसके लिए आपको हम एक सिंपल सी बात बता रहे हैं कि जितना भी ये आईटीसी है, जितना भी आपका आईटीसी है, बस इस आईटीसी में से आप नॉन बिजनेस पर्पस वाला, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो आपने गुड्स परचेज किए हो, बैंक सुन लो, अगर आपने अपने घर के लिए कुछ परचेज किया हो, घर के लिए सर्विसेज अवेल किए हो, घर के लिए एसी लिया हो, वो नॉन बिजनेस पर्पस वाला आईटीसी माइनस कर देना,
प्लस ऐसा कोई आईटीसी हो जो कि ब्लॉक्ड है जिसका क्रेडिट, वो वाला आईटीसी माइनस कर देना। बस इतना सा कर दो। हम आपसे और कुछ नहीं बोल रहे कि जितना भी आपका टोटल इनपुट टैक्स है उस इनपुट टैक्स में से आप क्या करो, एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस वाला माइनस कर दो, और जो क्रेडिट आपका ब्लॉक्ड है सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 में उसको माइनस कर दो। उसके बाद जो भी रिमेनिंग क्रेडिट बनेगा उसका सीधे सीधे 50% आप अवेल कर लेना और 50% आप सरेंडर कर देना। बड़ी बात, मोटी बात बोल दी, काम की बात बोल दी मैम, बट समझ नहीं आई। क्या बोला कि ये जो बैंकिंग कंपनी के पास जितना भी इनपुट टैक्स है इसका ये क्रेडिट कैसे ले? तो इस क्रेडिट में से एक तो आप माइनस कर दो एक्सक्लूसिवली फॉर नॉन बिजनेस वाला क्रेडिट, दूसरा आप माइनस कर दो ऐसा क्रेडिट जो कि सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक है। फिर जो भी आपका क्रेडिट बच के आएगा, सुनो बैंकिंग कंपनी, जो भी क्रेडिट बच के आएगा आपको उसका कोई अपोर्शनमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप मत करो कितना टैक्सेबल में यूज कर रहे हो, कितना नॉन टैक्सेबल में यूज कर रहे हो, पहले किस में कर रहे थे, बाद में किस में कर रहे हो, कितना एग्जाम्प्ट में कर रहे हो, कितना किस में कर रहे हो। आपको कोई झंझट में जाने की जरूरत नहीं है। आप सीधे सीधे ये जितना भी क्रेडिट हो इसका 50% आप अवेल कर लेना, 50% क्रेडिट दैट मीन्स आप ले लेना, और बाकी का 50% क्रेडिट आपका लैप्स हो जाएगा। गवर्नमेंट बोलती है आपके पास ये ऑप्शन है, आप चाहो तो ऐसा करना, आप ऐसा नहीं करना चाहो तो आप रूल नंबर 42, 43 लगा के अपना कंपटीशन भी कर सकते हो। ये बैंकिंग कंपनी बोलती है ठीक है जी, ठीक है, हम देख लेंगे, हमारा जिसमें बेनिफिट होगा ना हम वही कर लेंगे। अब देखो बैंकिंग कंपनी क्या बोल रही है, जिसमें बेनिफिट होगा ना वो करेंगे। मतलब जब खुद पे बात आती है ना, इंसान ट्रिकी से ट्रिकी चीज़ें भी सीख जाता है। तो अब ये बैंकिंग कंपनी रूल 42, 43 लगाना सीखने में इंटरेस्टेड हो जाएगी अपने आप ही, बल्कि फिर ये देखेगी कि इसको फ़ायदा कहाँ पर है और वो ये चीज़ अवेल करेगी। खैर ये तो 1-2 मिनट की ऐसी प्रैक्टिकल थोड़ी सी बात बताई थी कि जब लोगों को बेनिफिट मिलता है तो फिर वो कंपैरिजन करने लग जाते हैं, करना भी चाहिए। चलो बात समझ आई या नहीं? जी मैम बात समझ आ गई। एक बार इसको पढ़ लेते हैं और 1-2 छोटी छोटी बातें और सीखेंगे अभी इसी को पढ़ते पढ़ते। सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन 4, ये देखो ये 4 लिखा हुआ है, ये क्या है? सब सेक्शन 4 है ये। A banking company or a financial institution including a non banking financial company, 3 चीजें आ गई आपके पास, एक तो बैंकिंग कंपनी आ गई, एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ गया और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी आ गई। इंगेज्ड इन सप्लाइंग सर्विसेज बाय वे ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, extending loans or advances shall have the option to either comply with the provision of subsection 2 or avail every month an amount equal to 50% of the eligible input tax credit on inputs and capital goods and input services। ये क्या बोल रहे हैं कि बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड नॉन बैंकिंग कंपनी, आप तीनों ध्यान से सुन लो, आप चाहो तो सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 के तहत भी अपना अपोर्शनमेंट कर सकते हो, और अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं करना चाहते हो तो आप टोटल का 50% क्रेडिट भी ले सकते हो। टोटल मतलब एलिजिबल का, और एलिजिबल का मतलब क्या होता है? टोटल इनपुट टैक्स क्रेडिट में से 2 तरह के क्रेडिट आपको माइनस करने होते हैं। एक तो वो जो एक्सक्लूसिवली फॉर द नॉन बिजनेस पर्पस है, और दूसरा वो जो कि आपने ब्लॉक क्रेडिट की तरह ले रखा है। बस 2 क्रेडिट आप माइनस करो, फिर बाकी रिमेनिंग क्रेडिट का 50% आप ले लो और 50% लैप्स। ये जो 2 बातें मैम आपने बोला कि माइनस करनी है, कहाँ पर लिखी है अभी दिखाऊंगी, ये लिखी हुई है रूल्स में। प्रोवाइडेड दैट द ऑप्शन वंस एक्सरसाइज्ड शैल नॉट बी विथड्रॉन ड्यूरिंग द रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसमें क्या लिखा है
कि एक साल में अगर आप इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज कर लीजिए और जो ऑप्शन आप चूज करोगे वो ही ऑप्शन आपका पूरी साल चलता रहेगा। मैम नेक्स्ट ईयर में न्यू ऑप्शन पे जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हो, लेकिन करंट ईयर में जो ऑप्शन चूज करोगे उसी ऑप्शन में आपको रहना पड़ेगा पूरे करंट ईयर में। प्रोवाइडेड फर्दर दैट द रिस्ट्रिक्शन ऑफ 50% शैल नॉट अप्लाई। ये वाली बात पहले सुन लो, फिर यहाँ से पढ़ेंगे। ये बोल रहे हैं कि हमने आपको क्या बोला, जो भी आपका एलिजिबल क्रेडिट हो उसका 50% आप ले लेना और 50% आपका लैप्स हो जाएगा। लेकिन हे बैंकिंग कंपनी, हे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, हे एनबीएफसी, अगर तूने ट्रांजैक्शन की है तेरे डीम्ड डिस्ट्रिक्ट के साथ, मतलब कि एसबीआई के हेड ऑफिस ने कोई ट्रांजैक्शन की है एसबीआई की ब्रांच के साथ, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा? एसबीआई के हेड ऑफिस ने एसबीआई की ब्रांच से कोई सर्विस ले रखी थी, तो उसके आईटीसी का क्या होगा? क्योंकि जब सर्विस लेते हैं तो पैसा देते हैं, टैक्स भी देते हैं, तो आईटीसी जनरेट होता है, तो उस आईटीसी का क्या होगा? क्या अब भी 50% ही मिलना चाहिए? तो सरकार जी बोलती हैं, देखो बैंकिंग कंपनी, अगर आप अपने डीम डिस्ट्रिक्ट के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो और वहां पर आपका कोई इनपुट टैक्स बनता है तो वो इनपुट टैक्स आपको 100% मिल जाएगा। अरे वाह मैम, ये तो मजेदार बात हो गई एकदम। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ लेकिन इन केस ऑफ डीम डिस्ट्रिक्ट के भी केस में 100% आईटीसी आपको मिल जाएगा, एलिजिबल आईटीसी का। एलिजिबल बोले तो टोटल आईटीसी माइनस जल्दी बोलो, ब्लॉक क्रेडिट और नॉन बिजनेस वाला, उसका जो भी बच के आएगा उसको बोलेंगे एलिजिबल, और एलिजिबल का 100% आपको मिल जाएगा, लेकिन सिर्फ तभी अगर वो क्रेडिट आपका आया है डीम डिस्ट्रिक्ट के साथ ट्रांजैक्शन करने से। अदर केसेस में आईटीसी का सिर्फ और सिर्फ 50% ही आपको मिलेगा। मैम बात तो समझ आ रही है। इसमें रूल 38 है, सेक्शन 17 सबसेक्शन 4 के साथ रूल 38 है, क्लेम ऑफ क्रेडिट बाय अ बैंकिंग कंपनी ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। आप बैंकिंग कंपनी और अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग अ एनबीएफसी इंगेज्ड होते हैं सप्लाई ऑफ सर्विसेज करने में, जहां पर वो डिपॉजिट, एक्सटेंडिंग लोन्स वगैरह ऐसी सर्विसेज दे रहे हैं, और वो सेक्शन नंबर सब सेक्शन 2 एंड 17 में नहीं जाना चाहते, रूल 42 43 को नहीं लगाना चाहते, तो उस केस में उनको आईटीसी अवेल करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल होगा, जो कि सब सेक्शन 4 सेक्शन नंबर 70 में अवेलेबल है। अब इसमें आप आईटीसी कैसे निकालोगे? तो सैड कंपनी बोले तो तीनों, बैंकिंग, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, शैल नॉट अवेल द क्रेडिट ऑफ। इनको कौन से वाला क्रेडिट नहीं मिलेगा? जो ये पर्टिकुलरली यूज कर रहे हैं नॉन बिजनेस के लिए, एंड ऐसा क्रेडिट जो क्रेडिट ब्लॉक है। 17 सबसेक्शन 5 बताता है ब्लॉक क्रेडिट का, जहां पर क्रेडिट ब्लॉक है वो इनको नहीं मिलेगा और नॉन बिजनेस वाला क्रेडिट इनको नहीं मिलेगा। तो जो बचा कुचा अब एलिजिबल क्रेडिट होगा उसका 50% इनको मिल जाएगा और 50% ये छोड़ देंगे। देखो ये लिखा, 50% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स शैल बी द इनपुट टैक्स क्रेडिट एडमिसिबल टू द कंपनी और द इंस्टीट्यूशन शैल बी फर्निश्ड इन फॉर्म नंबर GSTR 2। अब बात आती है क्लॉज बी, जो कि आपको अब ऑलरेडी पता है कि ये जो कंपनीज हैं ये तीनों, इन्होंने जितना भी अपना इनपुट सर्विसेज पर जो भी टैक्स वगैरह दे रखा है, जो भी इन्होंने इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज रेफर टू इन सेकेंड प्रोवाइजो टू सबसेक्शन 4 ऑफ सेक्शन नंबर 17 एंड नॉट कवर्ड अंडर रूल ए, ये बोल रहे हैं कि ऐसी कोई भी इनपुट और इनपुट सर्विसेज जो कि आपने ली थी अपनी डीम्ड डिस्ट्रिक्ट से, याद रखना इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज ओनली, जो कि आपने ली थी अपनी डीम्ड डिस्ट्रिक्ट से, उन पर दिए गए टैक्स का पैसा आपको एज अ आईटीसी 100% मिल जाएगा, 100% मिल जाएगा। बस वो आपका नॉन बिजनेस वाला नहीं होना चाहिए और वो आपका ब्लॉक वाला नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर क्लियरली लिखा है इनपुट्स एंड इनपुट सर्विसेज का क्रेडिट। ठीक है मैम, ये बात समझ आ गई। इसी के साथ साथ ये जो सेक्शन नंबर 17 है आपका, अब
सबसेक्शन 4 तक खत्म हो गया। कल एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है सेक्शन नंबर 17 सबसेक्शन 5 पर। ठीक है जी मैम। अब ये देख लो, एक चीज मैं आपको दिखा देती हूँ, एक सेकंड के लिए। अब देखो यहाँ पर जब आप देखोगे सेक्शन नंबर 17(1) आपको पता है किसका होता है, जो कि बिजनेस और नॉन बिजनेस की बातें करता है। 17(2) टैक्सेबल इंक्लूडेड, जीरो रेटेड एंड एग्जाम्प्टेड की बात करता है। 17(3) जो कि एग्जाम्प्टेड सप्लाई का एक्सटेंडेड मीनिंग आपको बताता है। 74 जो कि अभी हमने पढ़ लिया कि बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड एनबीएफसी जिनको 50% का क्रेडिट मिल जाता है, इनके साथ कब कौन सा रूल पढ़ा जाएगा, तो इन तीनों के साथ 17(1), 2 एंड 3 के साथ रूल नंबर 42 एंड 43 चलेगा एंड 17(4) के साथ रूल नंबर 38 चलेगा। और आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होगा एक न्यू सबसेक्शन। आज के लिए हमारी क्लास यहीं तक रहेगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आ जाना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, वॉइस मैसेज कर देना। नहीं हो तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय।